आपको अहम खबर दें, पंजाब हुकूमत फैसलाबाद के साथ हाथ कर गई 32 अरब के रिंग रोड मंसूबे के लिए सिर्फ 6.5 अरब मंजूर हुए। मंसूबे के तहत बाईपास को रिंग रोड में तब्दील किया जाना था। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत फैसलाबाद के साथ हाथ कर गई 32 अरब के रिंग रोड मंसूबे के लिए सिर्फ 6.5 अरब मंजूर हुए। मंसूबे के तहत बाईपास को रिंग रोड में तब्दील किया जाना था। रिंग रोड की लंबाई 97 किलोमीटर तजवीज की गई थी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फैसलाबाद के साथ बड़ा हाथ कर गई। 32 अरब के फैसलाबाद रिंग रोड के मंसूबे के लिए 6.5 अरब मंजूर हुए हैं। फैसलाबाद में 6.5 अरब की लागत से रिंग रोड की तामीर का मंसूबा मंजूर हुआ है। पंजाब हुकूमत ने फंड्स के इजरा की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने फैसलाबाद के साथ बड़ा हाथ करते हुए फैसलाबाद रिंग रोड मंसूबे के लिए 32 अरब रुपए की बजाय 6.5 अरब रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं। जबकि फैसलाबाद में जो रिंग रोड है वो लाहौर रिंग रोड की तर्ज का बनना था, जिस पर 32 अरब रुपए की लागत आनी थी, जो कि अब सिर्फ 6.5 अरब रुपए में सड़क की दोहराइया तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 6.5 अरब रुपए की फंड की मंजूरी दे दी है और बाईपास को जो रिंग रोड तब्दील करने के लिए मनसूबा था, जिसके लिए 4 तवीज की देर गोल लाई गई थी। जबकि सेक्रेटरी CNW की जानिब से सबसे सस्ती ऑप्शन पर गौर करते हुए 6.5 अरब रुपए जो है वो फैसलाबाद के लिए मंजूर करवाए गए। अगर बात करें फैसलाबाद रिंग रोड की, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 97 किलोमीटर तजवीज की गई है, जिससे जो फैसलाबाद रिंग रोड से मुलाका सड़क से बड़ावाला से मकवाना 13.86 किलोमीटर, इस तरह मकवाना बाईपास से रोशनवाला बाईपास तक 18 किलोमीटर तक लंबाई और इसी तरह सुधार बाईपास रोड तक 13 किलोमीटर लंबाई जो है वो रिंग रोड में शामिल होंगी। और इसी तरह जो है वो नड़वाला बाईपास जो है वो भी 11 किलोमीटर तक फैसलाबाद रिंग रोड में शामिल होगा। अमीपुर चौक से सरगोदा रोड बाईपास तक जो 12 किलोमीटर जो लंबाई है ये भी फैसलाबाद में शामिल होगी। सरगोदा रोड और मिल्ले चौक 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई जो है वो शेखुपुरा रोड को साथ मिलाते हुए फैसलाबाद रिंग रोड में शामिल की गई है। और इससे कबल भी है वज़ीर पंजाब साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान गुलजार के दौर में भी जो है 4 ऑप्शन जेरे गोल लाई गई थी। अभी जो है वो मौजूदा हुकूमत पंजाब ने 6.5 अरब रुपए जो फैसलाबाद रिंग रोड को दोहराइया करने के लिए मंजूर किए गए हैं, जिसको फैसलाबाद रिंग रोड का नाम दिया गया है। लेकिन अभी तक फैसलाबाद रिंग रोड पर जो है वो 32 अरब रुपए की बजाय 6.5 अरब मंजूर किए गए हैं। और इस हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद के जिम्मे ये टास्क लगाया गया है कि रिंग रोड की तमीर मरम्मत और दोहराइया सड़क की तमीर मरम्मत के लिए जितनी भी लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड है वो जगह खरीदी जाए। और इस ऑप्शन के लिए 32 अरब रुपए की बजाय 6.5 अरब मंजूर करना एक मुज़क्का खेज बात है कि हुकूमत पंजाब की जानब से फैसलाबाद को रिंग रोड का जो बाईपास को रिंग रोड का नाम देते हुए सिर्फ 6.5 अरब मंजूर किए गए। और ये स्कीम जो है वो माली साल में भी शामिल करते हुए 6.5 अरब रुपए के मंजूर किए गए हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद जो है जून 2024 से जो है इस स्कीम को मुकम्मल करेगा। लेकिन ताहाल ये 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो 6.5 अरब रुपए सरकारी फाइलों में घुमा है। बहुत शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे। इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें स्कूलों के हवाले से, क्लासरूम के तमीरनों के हवाले से भी आपकी राय दरकार है। फैसलाबाद में स्कूलों के क्लासरूम्स की तामीर ने 2 करोड़ 18 लाख मंजूर कर लिया गया है। चक 366 जड़ावाला स्कूल के लिए 18 लाख, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 195 के लिए 73 लाख से जायद फंड्स मंजूर, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 263 के लिए 51 लाख, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 261 के लिए 26 लाख से जायद फंड्स मंजूर हुए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दरसगाह अजीम को 52 लाख से जायद मिलेंगे। फिर से बात कर लेते हैं, इमरान असलम से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में स्कूलों की तमीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। चक नंबर 366 जीम पे जो है सदर में जड़ावाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तमीर और मरम्मत के लिए जो है वो 16 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो चक नंबर 195 आरबी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तमीर और मरम्मत के लिए 71 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो चक नंबर 263 में भी जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम्स की तमीर और मरम्मत के लिए
जो है वो 26 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दरगजा अजीम में जो है वो क्लासरूम्स की तमीर और मरम्मत के लिए 52 लाख से ज़्यादा के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जो है इन तमाम नामजद स्कूलों में तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देगा और बेशक स्कूलों में जो है वो बाउंड्री वाल और बेशक स्कूलों में क्लासरूम्स की तमीर और नो के ये मनसूबे महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 2 करोड़ और 18 लाख के फंड से जो है मुकम्मल करेगा। इसी हवाले से डिप्टी टेक्निकल डेवलपमेंट की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हदायत जारी कर दी गई हैं कि इन तमाम नामजद स्कीमों के लिए फंड मंजूर कर दिए गए हैं। अपडेट करने के लिए फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में हलाकतों का मामला 3 माह के दौरान 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। थाना ठुकरियावाला में मुश्ताक, मदीना टाउन में इरफान नजीर, जबकि तांदलियावाला पुलिस की हिरासत में इरफान गुलजार मारा गया। थानों में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद मुल्जिमान की मौत का सबब बनने लगे। आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में हलाकतों का मामला 3 माह के दौरान 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। थाना ठुकरियावाला में मुश्ताक, मदीना टाउन में इरफान, जबकि तांदलियावाला पुलिस की हिरासत में इरफान गुलजार मारा गया। थानों में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद मुल्जिमान की मौत का सबब बनने लगा है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से, मौजूद है हमारे साथ। तैयब बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में मुल्जिमान की हलाकत के वाकयात बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 3 मुल्जिमान फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। आखिरी जो 2 वाकयात पेश आए वो सिर्फ 8 दिन के वक्फे से पेश आए हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सितंबर के महीने में थाना ठिकरीवाला पुलिस की हिरासत में मुश्ताक अहमद नामी शख्स जो गिरफ्तार किया गया था, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको बेरहमाना तौर पर टार्चर किया गया, जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुश्ताक अहमद को ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाका कोट अद्दू से गिरफ्तार किया गया था। उस पर डकैती में मुआवनत करने का इल्जाम था। अब्दुल्ला सब इंस्पेक्टर उसको गिरफ्तार करके थाना ठीकरीवाला में लाया। थाना ठीकरीवाला में उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, जिसके बाद उसको थाना सदर की चौकी खानूवाला के पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहां पर भी उस पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गया। दूसरा वाकया 7 नवंबर को थाना मदीना टाउन के इलाका में पेश आया, जहां पर नकब जनी के मुकदमा में नामजद मुल्जिम इरफान नजीर को गिरफ्तार किया गया। सारी रात हवालात में उसको ज़हनी अजियत का टार्चर का निशाना बनाया जाता रहा, जिस पर अलसुब उसकी मौत वाकया हो गई। हालिया वाकया 15 नवंबर को थाना सिटी तांदलियावाला के इलाका थाना तांदलियावाला में पेश आया, जहां पर इरफान गुलजार नामी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन उसको गिरफ्तारी का अंदराज किए बगैर हब्से बेजा में रखा गया। उसको सर्दी में खड़ा करके उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। SHO सिटी तांदलियावाला राणा मजर ने इस मामले को अफसरान के नोटिस पर देने की बजाय या जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जुर्म छिपाने की कोशिश की। उन्होंने उस लाश को अपनी प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया और थाना तांदलियावाला के इलाका से बाहर तैयबा टाउन एक ज़ेरे तमीर कॉलोनी थी, वहां पर फेंककर अपना ही एक तैयार करदा शहरी, जिससे ये काल करवाई कि एक नशई दम तोड़ गया है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो सूरत हाल का मजीद इल्म हुआ। थाना से भी खुफिया तौर पर यह इतला मिली कि इरफान गुलजार को 3 दिन से गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। पुलिस हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर तमाम मामलों को टैकल किया गया। जो इरफान गुलजार था, उसके वालिद और दीगर लवाकीन से मामला तय किए गए। उनसे फौरी तौर पर सुलह का बयान ले लिया गया, जिसके बाद अफसरान ने खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए 302 का मुकदमा दर्ज किया और अगले रोज जैसे ही SHO राणा मजरुल हक को अदालत में पेश किया गया, तो जो मतवफी था उसके लवाकीन भी अदालत में गए और उन्होंने जाकर कार्रवाई ना करने का बयान दे दिया, जिसके बाद SHO को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना ठीकरीवाला के इलाका पुलिस की हिरासत में मुश्ताक अहमद जो कत्ल हुआ था, उसके 302 का मुकदमा भी दर्ज किया गया। SHO साकब महेश समेत 7 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन जो उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था उसके तहत किसी किस्म की कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। इसी तरह मदीना टाउन के इलाका में जो इरफान नजीर जहां पर हुआ था, उसके लवाकीन से भी पुलिस ने
मामला तय करने के बाद ये बयान दिलवा लिया। रिटर्न तौर पर भी हुक्काम को यह बयान दिलवाया गया कि वो इरफान नज़ीर की हलाकत पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। इसी तरह यह मामला सिटी जड़ावाला तांदलावाला में भी इसी तरह पेश आया है। थानों में जो वहां का माहौल है, जिस तरह मुलजमान को ज़हनी तौर पर अजियत दी जाती है, टार्चर किया जाता है, उससे मुलजमान की हलाकत के ये मामला वाकयात बढ़ रहे हैं। जो CPO फैसलाबाद उमर सैयद मलिक यहाँ से तब्दील हो चुके हैं, उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर सख्त अहकाम भी जारी किए गए थे कि थानों में किसी किस्म का ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ उनकी जानिब से एक परफार्मा भी जारी किया गया था कि जिस पर कोई मुलजम जो गिरफ्तार किया गया होगा उसको उसके हकूक बताने के बाद परफार्मा पर उससे साइन भी लिए जाएंगे। इसी तरह तफ्तीशी ऑफिसर भी साइन करेगा कि वो इस मुलजम को जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है उस पर किसी किस्म का जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद नहीं करेगा। और इन 2 साइनों के बाद तस्दीकी तौर पर SHO भी साइन करेगा। मगर वो प्रैक्टिस फैसलाबाद के थानों में शुरू नहीं हो सकी। अब भी बड़ी तादाद में ऐसे मुलजमान हैं जो फैसलाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे हुए हैं। खास तौर पर CIA मकुआना में जो टार्चर सेल है, जहां पर किसी भी आम शहरी की पहुंच नहीं है। जिला भर में जितने भी मुलजमान गैर कानूनी तौर पर रखे जाते हैं उनको CIA मकुआना के सेलों में रखा जाता है, जहां पर बेल्फ को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी जानब फैसलाबाद के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो ऐसे मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जो नशा के आदी होते हैं। हवालात में चंद दिन रहने के दौरान अगर उनको नशा ना मिले तब भी उनकी हालत खराब हो जाती है और पुलिस उनका बेहतर ट्रीटमेंट या तिब्बी इमदाद दिलवाने की बजाय उनको ड्रामा करार देकर मजीद टार्चर करती है, जिसकी वजह से पुलिस की हिरासत में हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से जो IG पंजाब फैसल शाहकार है उनकी जानिब से भी सख्ती से अहकाम दिए गए थे कि अगर किसी भी जिला में किसी थाना में पुलिस की हिरासत में कोई मुलजम हलाक हुआ तो जिले पुलिस सरबराह से भी बाज़पुरस की जाएगी। उनकी जानिब से सख्ती से यह हदायत भी जारी की गई थी कि थाना के मुहर्रर के पास फर्स्ट एड का बॉक्स मौजूद होगा, जान बचाने वाली अद्वियात भी मौजूद होंगी। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी किस्म का कोई ऐसा तिब्बी मामला पेश आता है, किसी मुलजम की तबीयत खराब होती है तो फौरी तौर पर थाना में तिब्बी इमदाद देने के बाद उसको हस्पताल मुंतकिल किया जाए। मगर फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुलजमान को हस्पताल मुंतकिल करने के मामले में इस कदर गुरेज किया जाता है जिसकी वजह से मुलजम पर टार्चर ना भी किया जाए लेकिन उसकी जिस्मानी हालत या उसकी बीमारी की वजह से भी उसकी हलाकत हो जाती है। इस तमाम तर मामला पर पुलिस हुकाम का यह कहना था कि जैसे ही कोई हलाकत की इतला मिलती है कि पुलिस की हिरासत में कोई जाँ बक हुआ है, तशद्दुद किया गया है या उसकी बीमारी की वजह से जाँ बक हुआ है तो फौरी तौर पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, इंक्वायरी होल्ड भी की जाती है और जहां पर तशद्दुद का अंसर सामने आ जाए तो 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। चिन्यूट में कई पुलिस के अफसरान बदले, कोई नए तरीके भी लाए गए लेकिन जराइम में कमी नहीं आई। चोरी डकैती राजधानी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी फैसलाबाद डिवीजन के बाकी शहरों की तरह चिन्यूट में भी जराइम की कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जराइम की रेशो जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। शहरी गैर महफूज है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आए रोज़ चोरी डकैती राजधानी स्ट्रीट क्राइम स्पेशली और इसके बाद मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं उन्होंने शहरियों के नाक में जो है वो दम कर रखा है जिस वजह से शहरी गैर महफूज हैं। दूसरी तरफ बेशतर कप्तान आए हैं जिन्होंने बुलंदो बांग दावे किए थे, मुख्तलिफ नई फोर्सेज जो है वो बनाई तश्कील दी थी, लेकिन इसके बावजूद वाहद चीज़ क्राइम है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है जिस वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम क्या कहेंगे, पिछले DPOs की जानिब से भी दावा किया गया था कि हम जो है वो नया एक क्विक रिस्पांस फोर्स बना रहे हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ स्क्वाड बना रहे हैं कि जराइम को कंट्रोल किया जाएगा। जराइम की क्या सूरत हाल है? जी जराइम की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आए दिन वारदातें होती हैं, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बहुत आम है, ख़वातीन से पर्स छीनने की वारदातें हैं, छोटे मोटे क्राइम्स जो वो डेली का मामूल बन चुके हैं। शहरी जो बिल्कुल गैर महफूज है। तो 2020 में भी बिलाल जफर शेख साहब आए थे DPO, उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम क्विक रिस्पांस फोर्स जो वो बना रहे हैं या डॉल्फिन फोर्स का क्या उन्होंने कहा था कि वो हम बना रहे हैं। तो अभी तक ना तो डॉल्फिन फोर्स का कोई क्याम अमल में आया ना QRF का कोई क्याम अमल में आया। तो मेरी तो अपील है मौजूदा DPO साहब से भी कि इस बारे में कोई मामूल से ज़्यादा सोचे
और कोई ना कोई ऐसी फोर्स बनाएं जो कि जिससे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हासिल हो। बिल्कुल जी, शहरियों का भी इस सिलसिला में कहना है कि आए रोज डकैती, चोरी, राजधानी और इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो बहुत रुकने शुक्रिया का नाम बाबर नहीं। अपडेट करने के लिए। बिल्कुल पुलिस की जानिब से जो है अगवाकारों से जो शहरियों की बाजियाबी के हवाले से बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाइयाँ की गई। रवां साल जो है तकरीबन 7 से ज़ायद मकामात ऐसे जो है वो अफराद जो है मुग़वी अफराद हैं उनको बाजियाब करवाया गया। पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। हम इन मुग़वी अफराद को बाजियाबी के बाद जो है वो लंबे कानूनी पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ता है, जबकि मीडिया ट्रायल का भी सामना होता है, जिससे ना सिर्फ जो है ये मुग़वी अफराद जो है पहले से ही ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं वो मज़ीद ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं, बल्कि कानूनी माहिरीन की जानिब से इस तमाम तर अमर को जो है वो खिलाफ कानून भी करार दिया गया। इस सवाल से सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जो है आफ्ताब सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं मुग़वी अफराद को तो जो है वो बाजियाब करवाया जाता है, ताहम एक लंबे ट्रायल, मीडिया ट्रायल हो या पुलिस की तफ्तीश हो, उसका सामना करना पड़ता है। कितनी ज़हनी अज़ियत का सामना देखते हैं इस हवाले से मुद्दइयों को, सूरत हाल में मुग़वियों को होता है? देखिए जी, जो आजकल जो वैसे रूटीन में चलता है किडनैपिंग का जिक्र होता है। किडनैपिंग और अबडक्शन में बहुत फ़र्क है। इसके अंदर जो मूवी हैं उसमें जो अबडक्शन आता है उसके अंदर उसको मुख्तलिफ अपने मकासद हासिल करने के लिए अगवा किया जाता है। उसमें जो है इसमें सोडोमी है या रैंसम है, उसके लिए अगवा किया जाता है। तो उसके अंदर जब सोडोमी वगैरह या अदरवाइज़ जो मूवी है उसके ऊपर जो बीतती है उसको अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो पुलिस का काम है। इसके अंदर मूवियों को बार बार जो है वहाँ पे अपने मीडिया ट्रायल में लेके आना और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और ज़बरदस्ती जो है उनको कहना कि मीडिया के ऊपर पेश हों, ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि ये उसकी अपनी ये एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उसको डैमेज करने वाली बात है कि बार बार उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए या उससे पूछा जाए, उसको वाक़यात वो वाले दोहराए जाएँ। तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है लॉ जो है वो बिल्कुल इसको खिलाफ जो है कि इसको जो है ना किसी भी शख्स की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसको डैमेज किया जाए। तो इसके अंदर पुलिस जो है उसको चाहिए कि वो बिल्कुल जो है इनको फौरी तौर पर जो है वो अपने वुरसा के हवाले करके उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ करे। हाँ। अच्छा बताइएगा, इसमें जो जेवलिन केस होते हैं जिसमें छोटे बच्चे जो हैं उनको बाजियाब करवाए जाते हैं, उनको भी हवालात के अंदर रखा जाता है बाजियाब करवाने के बाद। इस सूरत हाल में जो है वो क्या कानून है इन जो है वो नाबालिग अफराद के लिए, जब खसूसी तौर पर जो मूवियाँ हैं? सर जो जिमनाइल है उसके अंदर बिल्कुल एक सेपरेट है। वो भी जिमनाइल इस सेंस में है कि जिमनाइल अगर उसने कोई क्राइम किया हो तो वो जिमनाइल जो है उसमें आएगा। उसके अंदर हवालात उनके बिल्कुल जो है उनके हवालात वगैरह वो अलहदा है, उनके लिए पुलिसिंग अलहदा है। तो उसको जो खुद मूवी है वो जिमनाइल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसने क्राइम नहीं किया, वो खुद मूवी है। तो उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर फ़र्क है। तो उनको अंदर रखना और उनको जो है बिल्कुल सेम जो है ना वो, क्योंकि थानों के अंदर ऐसी कोई अलहदा जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है ना नाबालिगों को रखा जाए। बहुत शुक्रिया अवैस तो अपडेट करने के लिए। महकमा सुई गैस की जानिब से समंदरी रोड से मलहका इलाका जी टाइप, समनाबाद, मदनी पार्क, नासिमाबाद, इलामा इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों में सुई गैस लीकेज और कंप्रेशर की शिकायत के इजाले के लिए पुरानी पाइपलाइन की तब्दील पर काम शुरू हो गया है। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर बताएगा इस हवाले से। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से समुद्री रोड से मुल्हिका जो रहायशी इलाके हैं जिनमें समनाबाद है, नाज़माबाद है, इसी तरह इलामा इकबाल कॉलोनी है, डी टाइप कॉलोनी है, 224 आबादी फतेहदीन, 224 वजीर का, वारिसपुरा, और ये एक बहुत बड़े इलाके हैं। इसी तरह डी टाइप पुल से शुरू होकर फैसलाबाद के बाईपास तक सुई गैस के जो सारिफीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि कम प्रेशर और गैस पाइपलाइन की लीकेज के मसाइल को हल करने के लिए SNGPL ने नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है और इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 13 करोड़ 30 लाख रुपए लागत आएगी। SNGPL हुक्काम के मुताबिक मंसूबा आइंदा महीने के इख्तिताम से कबल ही, यानी कि दिसंबर के इख्तिताम से कबल ही मुकम्मल कर दिया जाएगा। 12 इंच कतर की ये पाइपलाइन है जो कि नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गुज़िश्ता या इससे पहले जो पाइपलाइन थी वो बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना तो इस पाइपलाइन में इजाफी प्रेशर छोड़ा जा सकता था क्योंकि उसके फटने का अंदेशा रहता था, और उसके साथ ही लीकेज की शिकायत भी सामने आ रही थी, जिसकी वजह से इन इलाकों के सारिफीन को कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। तो अब इन तमाम शिकायत के अजाले के लिए और किसी भी हादसे से बचने के लिए इस मंसूबे पर काम बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद में एक तो सस्ते हफ्तावार बाजार कम ही लगाए जाते हैं और गिनती के एतवार बाजारों में भी सहूलियात का फुकदान है जो ग्राहक की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहते हैं। ऐसा ही एक बाजार पहाड़ी वाली ग्राउंड के पास लगता है जहां स्टॉल्स की खस्ता हालत और महंगी अशिया ने ग्राहकों की दिलचस्पी छीन ली है। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। देखिए, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं फवारा चौक से, जहां पर एक प्रॉपर बाजार लगाया जाता था इंतजामिया की जानिब से, जहां पर कनातें होती थी, एंट्री होती थी, बाकायदा से एग्जिट होता था, पार्किंग के इंतजाम थे, पीने के पानी के इंतजाम थे। जो यहाँ स्टॉल्स लगाते हैं उनको भी सहूलियात फराम की जाती थी, लेकिन अब वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इंतजामिया का कोई जो है वो अमल दखल अब नहीं रहा है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इतवार बाजार, सस्ते बाजार लगाए जाते हैं। जो लोग जो हैं स्टॉल्स अफोर्ड करते हैं वो स्टॉल्स लगा लेते हैं, बाकी लोग जो है चारपाइयों के ऊपर अपनी चीज़ें जो डिस्प्ले करने पर मजबूर है, और कई लोग ऐसे हैं जो कि फुटपाथ ज़मीन के ऊपर चीज़ें रख रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कस्टमर से बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इंतजामात के हवाले से, बाज़ारों में जो इंतजामात हैं उस पर मुतमईन है आप? जी भाई, कोई मतमान नहीं, क्योंकि बाजार में ये देखो ऐसे ही माल पड़ा हुआ है, ना कोई इंतजाम है, पार्किंग की भी जगह नहीं है, बाइक ऐसी ही खड़ी है। तो इंतजामिया को ये चाहिए कि इधर चार दीवारी पे कोई कनात तंबू वगैरह लगा हुआ है, छाँव हो, कोई अच्छा माहौल हो, फटे शटे जैसे ये फटे लगे हैं, फटों के ऊपर माल लगाओ। तो इंतजाम कोई नहीं। ज़मीन पे बड़ी चीज़ किसने खरीदनी? किसी ने भी नहीं खरीदनी। देखो ना, ये कबाड़ ही है ऐसे ही। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई नहीं, अच्छी जगह होनी। कितनी देर तो आ रहे हो तुम? 5-7 साल से आ रहे हैं। इंतजामात को बेहतर नहीं हुए? नहीं, कुछ बेहतर नहीं, ना कोई पार्किंग है गाड़ियों की। इंतजाम कोई नहीं है। देखो ना, घरों आए ने काम करने लगे, ठीक है, प्यास लगने कितने जाना, कोई पानी का कोई सिस्टम होना चाहिए वा, ठीक है ना। तो इतने कोई इंतजाम नहीं है, कोई अच्छा इंतजाम होना चाहिए वा, ठीक है। इंतजामात के ऊपर कस्टमर्स की कंप्लेन हमें मिल रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कब से ये स्टॉल लगा रहे हैं आप? ये तकरीबन हमें पहले हम इधर लगाते थे, जो पीछे पार्क है उधर लगाते थे। ये तकरीबन तो मैं प्रॉपर बाजार था। ये तकरीबन 15-16 साल हो चले हैं हमें। अच्छा, अब ये ऐसे जो माहौल नजर आ रहा है इस वक्त, खुले आसमान तले जमीन पर चीजें लगाई हुई हैं, ये कब से है? ये तकरीबन 1-1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। यानी 1-1.5 साल से इंतजामिया की कोई इंतजामिया की नजर नहीं। आपके कुछ अपील करेंगे आप इंतजामिया से? हमारे तवज्जो आपके तवज्जो से पहले भी गवर्नमेंट से हमने अपील की थी, अब दोबारा कर रहे हैं कि काइंडली उनको इस चीज़ का सोचना चाहिए कि मतलब अगर कस्टमर को चीज़ कंसेशन में मिलती है तो इसलिए हमें भी जो फैसिलिटी दें ताकि पता चले और हमें भी आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, आसानियाँ पैदा करें। कस्टमर को फैसिलिटी और सहूलत देने के लिए इंतज़ामिया की किरदार जो उसमें ना होने के बराबर नज़र आता है। यहाँ पर कपड़े, चादरें, पर्दे और जो है वो सूट मिल रहे हैं। जो ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में आती हैं, फ्रूट मिलते हैं यहाँ पर, सब्जियाँ मिलती हैं, सस्ते दाम मिलती हैं, मार्केट से सस्ते प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इंतज़ामात ना होने की वजह से यहाँ पर शहरी भी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, ख़रीदार भी शिकायत कर रहे हैं, उसके साथ साथ दुकानदार भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर जगह दी जाए। जो 15 साल से फवारा चौक के ऊपर इतवार बाजार लगाया जाता था। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग सब्जी मंडी में सरकारी नामे पर दर्ज सब्जियों की कीमतों को हवा में उड़ाया जाने लगा। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में जो सब्जियों के उतार चढ़ाव जारी है और सरकारी नरखनामे के ऊपर सब्जियां बिल्कुल भी मंडी में सेल नहीं हो रही। अगर आज की रेटों की बात कर ली जाए तो आलू कच्चा छिलका वो 76 रुपये जो सरकारी नरखनामे पे रेट दिया गया, जबकि मंडी में 100 रुपये किलो सेल हो रहा है। प्याज जो 174 रुपये नरखनामे पे दिया गया लेकिन 220 तक जा पहुंचा है। टमाटर 155 रुपये सेल हो रहा है, जबकि इसकी मंडी की प्राइस जो है 240 रुपये किलो है। इसी तरह अदरक जो है 294 रुपये लेकिन 300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो लहसन की बात कर ली जाए तो लहसन 270 रुपये नरखनामे पर है लेकिन 300 तक सेल हो रहा है। सब्ज़ मिर्च 150 तक और लेमन जो है वो 70 रुपये किलो तक सेल हो रहा है। लेकिन नरखनामे और सब्जी मंडी की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे साथ इस टाइम सब्जी मंडी के जो प्रेसिडेंट हैं इफ्तिखार किसाना वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि सरकारी नरखनामे पे जो रेट दिया गया है, सब्जी मंडी के रेटों में खासा फ़र्क है। शहरी भी इस चीज़ पे परेशान होते हैं कि नरखनामे को, शहरी जो है नरखनामे को फॉलो करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जो रेट लिस्ट है गवर्नमेंट की तैयार की जाती है, इसमें जो माल बिकता नहीं है इस पे, ये तो एक ऐसी रिपोर्ट ही ये तैयार करते हैं मार्केट कमेटी वाले के इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो सेक्रेटरी हजरात हैं ऊपर बैठे हैं उनको रिपोर्ट दी जाए कि हमने अपने सब्जी मंडी को कंट्रोल किया हुआ है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये ओपन ऑक्शन मार्केट है, इस ओपन ऑक्शन मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी में उतराव चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसका जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि एक रेट लिस्ट को जो है फैसलाबाद से इनको कंपैरिजन करते हैं, हालांकि फैसलाबाद से जो इस टाइम ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले की निस्बत जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीजल में जो बहुत ज़्यादा महंगा तेल मिल रहा है इसकी वजह से। और इस टाइम जो भी चीज़ें हैं, प्याज लगा लें आप, प्याज इम्पोर्टेड है, उस पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। इस एक कंटेनर पे तकरीबन 12 लाख के करीब जो सुनने में आ रहा है, 12 लाख के करीब इन्होंने टैक्स लगाया है। मैं समझता हूं कि इन गवर्नमेंट को चाहिए ये टैक्स ख़त्म करें और रिलीफ के साथ हमें इस पे कोई रिलीफ दें प्याज में, क्योंकि प्याज सबसे महंगी आइटम हो चुकी है और हर घर की ज़रूरत है प्याज। प्याज के बगैर किसी भी घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्याज पे कोई सब्सिडी दें और गरीब लोग कुछ बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। बिजली के बिल हर सूरत अदा करने होंगे। नवंबर में रिकवरियां पूरी करने के लिए फेस्को ऑपरेशन स्टाफ को बड़ा टारगेट मिल गया। अवैस अली अपडेट कर रहे हैं, आप बताइएगा अवैस इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली के बिल अदा न करने वाले प्राइवेट और सरकारी सार्फिन हो जाएं होशियार। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और हफ्ता और एतवार के रोज़ भी जो डिफ़ाल्टर हैं उनके कनेक्शंस चेक करने की हदायत जारी की गई हैं। अब वो सार्फिन जिनकी जानिब से 2 से 3 माह के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, उनके मीटर्स जो हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता करने की हदायत ऑपरेशन स्टाफ को फेस्को हेडक्वार्टर ने जारी की हैं। और इसके साथ साथ सरकारी डिफ़ाल्टर्स जिन सरकारी इदारों की जानिब से अरसा दराज से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से उनको भी वार्निंग जारी कर दी गई है और ऑपरेशन स्टाफ को ये हदायत जारी की गई हैं कि प्राइवेट सार्फ हो या फिर सरकारी, अगर कोई कनेक्शन जो है वो बिजली के बिल अदा नहीं कर रहा और सदराज से डिफ़ाल्टर है, उनके कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता किए जाएँ। और इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ऑपरेशन स्टाफ को हफ्ता और एतवार के रोज़ भी तमाम तरह कनेक्शन चेक करने की हदायत जारी की गई हैं। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हदायत ऑपरेशन स्टाफ को जारी की गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली के जो डिफ़ाल्टर्स हैं, जिन सार्फिन की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनसे कोई रायत नहीं की जाएगी। रिकवरियाँ पूरी करने के लिए न सिर्फ प्राइवेट सार्फिन बल्कि सरकारी। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट तो मुतारिफ करवा दिया, मगर साथ में इलेक्शन के लिए ईवीएम भी लाजमी करार दे दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तो अच्छी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 पास कर लिया गया, लेकिन साथ में ऐसी शराइत भी रखी गई हैं जिसमें इलेक्शन होना नामुमकिन होकर रह गया। वाज़ेह रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हदायत दी जा रही थी कि जल्द अज जल्द इलेक्शन के हवाले से प्लान किया जाए और बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, जो कि यहाँ पर 31 जनवरी 2021 के बाद बल्दियाती इदारे गैर फाल थे और कानून के मुताबिक 3 महीनों में उन्हें फाल करना ज़रूरी होता है। तो अब नई शराइत से इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे, तो साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान फिर मायूसी का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं, मियां साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद जब से हुकूमतें चेंज हुई हैं और PTI की हुकूमत आई है, तो सबसे पहले तो बुज़दार हुकूमत और इमरान हुकूमत ने आते बल्दियाती इदारे ख़त्म किए और फिर 2 मरतबा उन्होंने बल्दियाती एक्ट पास किया और इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा बल्दियाती हल्का बंदियाँ भी की। लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब नून की हुकूमत आई तो फिर तीसरी मरतबा एक नया बल्दियाती एक्ट पास किया गया। अब परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने के बाद चौथी मरतबा बल्दियाती एक्ट पास किया गया है और उसमें ये शर्त रख दी गई है कि इलेक्शन जो है EVM के ज़रिए कराए जाएंगे, जिसका पहले इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि मुमकिन नहीं है EVM के ज़रिए इलेक्शन करवाए जा सके और उसके लिए
अरबों रुपए का बजट भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर जो बल्दियाती एक्ट और बार बार चेंज करना और नए एक्ट पास करना और बल्दियाती इदारों को काम ना करने देना, ये जो तमाशा लगा हुआ है, इसका एक ही मकसद है कि बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाए और जो हकीकी मायनों में इख्तियारात हैं वो आवाम के हकीकी नुमाइंदों को मुंतकिल ना किया जाए और आवाम को जो बुनियादी सहूलतें वो फराहम ना की जाए। ये बदकिस्मती की बात है कि कोई भी हुकूमत इस बारे में नहीं सोचती कि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनको हल के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग के जिला काउंसिल में अफरादी कुव्वत में इजाफा करने के लिए भर्तियों का मामला। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भर्तियों के अमल पर एतराज़ात उठा दिए गए। भर्तियों के दिए गए इश्तिहारात में पे स्केल ओहदों और सीटों के नाम की गलतियां सामने आई हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताएगा। बिल्कुल, जंग समेत 7 अजला में अपराधी कुव्वत को पूरा करने के लिए जो है जिला कौंसल में जो है वो भर्तियों का अमल शुरू किया गया था, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जिला कौंसल की जानिब से इश्तिहारात भी जारी किए गए थे। तमाम महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एतराज़ात सामने हैं, जिसमें जो है वो इश्तिहारात में दिए गए ओहदों के ऊपर और उनकी तालीमी काबिलियत के हवाले से जो है तब्दीलियों के लिए जो है चीफ अफसरान को जो है हुक्म जारी किया गया है कि इसके उनमें तब्दीलियाँ मुमकिन की जाएँ। पहले से जिला कौंसल जंग के चीफ अफसर जो खालिक दाद, उनका कहना था कि मेट की बजाय जो है बेजदार को भर्ती किया जाएगा और इस हवाले से जो है वो इश्तिहारात में जो है तरमीम के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। दरखास्तों की वसूली का अमल भी जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे जिला कौंसल में अपराधी कुव्वत की जो शदीद कमी का सामना करना पड़ा उसको काबू पाने में बड़ी हद मदद मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में पाकिस्तान अंजुमन नाबीना एसोसिएशन जंग की नई बॉडी तश्कील दे दी गई है। इसी हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम बताएगा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान अंजुमन नबीना एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला जंग में जो है वो जो नबीना एसोसिएशन की नई बॉडी की तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जंग जो है वो शबीर गौहर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज नई बॉडी की तश्कील दी गई है, इस हवाले से नई जो मेम्बरान हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, उनमें सदर और बाकी जितने भी ओहदेदारान हैं उनके नाम भी एक तो आगाह कीजिएगा और इस हवाले से बताइएगा कि गुज़श्ता बॉडी के जो इक़दाम थे वो कैसे देखने में आए। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अंजुमन नबीना के आइन के मुताबिक हर 2 साल बाद इलेक्शन यहाँ पे मुनक़िद होता है, तो आज उसका दिन था, आज इंतखाबात होने थे। तो हमने मफाहमत की जो पॉलिसी हमारे मुद्दत से चल रही है, हमारे अकाबरीन जो इसमें बीच में आते हैं, तो जो ग्रुपों के दरमियान मफाहमत करवा के जो है इसको जो है ना हतमी नतीजे तक पहुंचाते हैं और आज भी उसी रवायत को बरकरार रखा गया और आज भी जो है वो आखिरी दम तक, जो कि पोलिंग होने से थोड़ा वक्त पहले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुतला कर दिया गया है कि इस हवाले से मफाहमत हो गई है और सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है और जो लोगों को इस बात पे एग्री किया गया उन्होंने अपने नाम विड्रॉ कर लिए हैं। तो नई बॉडी तश्कील दे चुकी गई है। उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड जनाब हाशिम अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट 2 जनाब मोहम्मद इमरान असलम साहब, जनरल सेक्रेटरी में शबीर गौहर और जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान साहब, सेक्रेटरी नशर इशात इंफॉर्मेशन चौधरी फराद नज़ीर साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब इखलाक अहमद साहब और बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। पासबान रिक्शा यूनियन की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती। पासबान रिक्शा यूनियन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत हुई है। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई है। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील बताइएगा। बिल्कुल, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पासबान रिक्शा यूनियन की जानिब से भी आज रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर रिक्शा यूनियन के जो ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, उनके समेत जो सिविल सोसाइटी है उसकी बड़ी तादाद इस इजहार यकजहती में शरीक है। शुरका की जानिब से पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है और मरकजी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं रिक्शा यूनियन के पासबान के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे, पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से ही हमारा मुल्क जो है वो आज तक यहाँ तरक्की पा रहा है, क्या कहते हैं आपके इस सवाल? देखें जी, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं या अफवाज पाकिस्तान है, ये बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत करते हैं और इस मुल्क की हुर्मत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हज़ारों नौजवानों ने
जो है वो शहादत जो है उसका रुतबा लिया है, तो ये हमारे माथे के जुमर हैं। हमें अगर कोई किसी सियासी पार्टी को इख्तलाफ है तो मुल्क के अंदर फोरम मौजूद हैं, वो फोरम के अंदर जाके बात करे। इस तरह से रोड के ऊपर आप जब अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि पाकिस्तान के जो अफवाज पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ बात की जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम जो है वो ये कभी भी बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। गोजरा में अखवत फाउंडेशन की जानिब से कर्ज खसना देने का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं फरहान अली से। फरहान बताइएगा। अखवत फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंदों की इमदाद का सिलसिला जो है वो जारी है। कर्ज हसना की मद में आज 25 लाख रुपए तक रकम जो है वो तकसीम की गई है। ऑनलाइन सिलसिला है, जो जहाँ दरखास्त करना है उनके अकाउंट्स में ये रकम जो है उनको मुंतकिल कर दी जाएगी ऑनलाइन जो है। मेरे साथ एरिया मैनेजर मौजूद हैं जुजम शाह साहब, उनसे बात भी करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से इस बार चेक तकसीम नहीं के जा रहे, ऑनलाइन क्या सिस्टम होगा, किस तरह से इनको मिलेंगे पैसे? वालेकुम सलाम। तो ये चेकों वाला सिलसिला तो हमारा आज नहीं बल्कि पिछले तकरीबन 1 साल से वो क्लोज हो गया था। तो ये अब जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आए रोज़ उसमें तरक्की हो रही है, तो चीज़ को नज़र रखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि चेकों का थोड़ा सा सिलसिला जो था वो सिस्टम जो पुराना हो गया था, तो इस निज़ाम को ये बेहतर है। तो चेक पहले देते थे लोगों को, कोई यहाँ से औरतें लेकर जाती थी, वो रास्ते में 2-4 से वैसे गुम हो जाते थे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ख़तरनाक भी थी, तो उसका फेक इस्तेमाल होने का भी हमें अंदेशा रहता था। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि ये COC के तहत कैश ऑफ काउंटर के तहत उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है वही उसका अकाउंट नंबर तस्वर किया जाता है। तो ये डायरेक्ट उसके पैसे उसके CNC के ऊपर अलाइड बैंक में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिसके नाम पे आते हैं वही उसको पैसे वहाँ से वो वसूल कर सकता है। इसके अलावा और वहाँ से बैंक पैसे उसके हवाले नहीं करेगा। तो ये एक शफाफियत का तरीका है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में गर्म गर्म तेल में बनती पूरी तो खुशमेवाजात से तर हलवा, छुट्टी का दिन और नान चने का नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। मरियम रजा मौजूद है हमारे साथ। मरियम बताएगा इस हवाले से। कोई हलवा पूरी हो, नान चने हो तो सभी जो है वो दिल को भाते हैं। और अगर संडे का दिन हो तो शहर फैसलाबाद जो है फेरी मंजिले इस वक्त मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर जो पहुंच सकें, कोई अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे पहुंच सकें ताकि अपने संडे के दिन को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सके। इस वक्त मेरे साथ दोस्तों का एक ग्रुप मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा कि संडे के दिन को नजर ही आ रहा है कि दोस्तों के साथ जो है वो एंजॉय करें, क्या कहेंगे संडे का दिन किस तरह से गुजारते हैं? संडे वैसे तो एक्चुअली घर में गुजरता है, तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था कि दोस्तों के साथ कोई एंजॉय किया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी फेलो है हमारे, तो इधर हमने मतलब नाइट स्टे किया इधर ही दोस्त के पास ही। तो सुबह नाश्ते का प्रोग्राम बना, तो ये भाई ने बताया कि मतलब इधर रवायत का एक रेस्टोरेंट है तो बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता होता है उधर से। तो हम तकरीबन इधर से कोई 20 किलोमीटर दूर से इधर सफ़र करके आए इधर नाश्ता करने के लिए। ज़्यादातर नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? ये आज तो हमारा प्रोग्राम था ये नान चना और साथ में ये हलवा पूरी, तो ये हम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त नाश्ता है। नान हलवे का जो है वो नाश्ता करें क्योंकि ये नाश्ता जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके साथ अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद जो है वो ज़्यादातर इस तरह का नाश्ता पसंद करते हैं। इस वक्त मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त नाश्ता अपना करें। मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर जैसे कि उन्होंने बताया कि हम काफ़ी दूर से यहाँ नाश्ता करने हैं, फैसलाबादी ज़्यादा कौन सा नाश्ता जो है वो खाना पसंद है? फैसलाबादी वैसे तो हमने देखा है कि ज़्यादातर ये नान चने और ये इसका रवाज है सिरी पाए का जो होते हैं ना, उनका ज़्यादा रवाज है। तो हमने तो वैसे जो है वो नान चनों को ही फ़िलहाल प्रेफर किया है। हमारे मेन्यू में वो पाए भी थे, लेकिन आज हमने नान चने जो है ना वो मंगवाए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, कहना था कि आज अपने अपने मेन्यू में जो है सुबह के नाश्ते के लिए नान चने मंगाएं ताकि अपने दिन को जो है। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।